आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे वो कौन से 5 मेडिकल कोर्सेज हैं जो आप नीट का एग्जाम दिए बिना कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। टॉप 5 मेडिकल कोर्सेज विदाउट नीट वो कौन से हैं वो देख लेते हैं। जो मैंने टॉप 5 कोर्सेज में लिया है उनमें से फर्स्ट है बीएससी नर्सिंग, सेकंड है बी फार्म, थर्ड है बीपीटी मींस बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, फोर्थ है साइकोलॉजी और फिफ्थ है बायोमेडिकल। ये 5 कोर्सेज मैंने लिए हैं जो कि बेस्ट हैं, जिनमें आप अपना बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। तो इनमें से देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग में जैसे आपको पता ही है पिछले साल से जारी हो गया था कि नीट एग्जाम इसमें आपको देना है तभी आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे तो मैंने बोला विदाउट नीट ऐसे कौन से एग्जाम है जिन्हें मीन्स ऐसे कौन से कोर्स है जिन्हें आप विदाउट नीट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है ना, जो बीएससी नर्सिंग है इसमें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो तो नीट का स्कोर चेक करती है, अदरवाइज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो डायरेक्ट एडमिशन भी करवा रही हैं और साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं उनमें उनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम के लेवल पे एडमिशन दिए जा रहे हैं। तो अभी इसमें ये नहीं बोल सकते कि नीट मैंडेटरी है। तो बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं जिसमें आप अपना बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं बीएससी नर्सिंग में, तो उसमें आप 10+2 होने चाहिए पास आउट, वो भी 50% मार्क्स से, और साथ ही साथ इसमें आपके पास जो सब्जेक्ट होने चाहिए 12th में वो पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये हाईएस्ट सैलरी भी इसमें आपको मिल सकती है, हाईएस्ट पेइंग सैलरी इसमें आपको मिल सकती है। इसमें देखिए अगर मैं बात करूं, जो बीएससी नर्सिंग किए हुए होते हैं बंदे, मेल या फीमेल, वो अगर स्टार्टिंग में जाए एज अ फ्रेशर काम करे तो कम से कम उसकी सैलरी जो स्टार्ट होती है 15,000 से 25,000 तक होती है। और फिर अगर उसे 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है और वो अच्छा काम करता है तो वो आपके 25,000 से 80,000 तक भी पा सकता है, अगर अच्छा एक्सपीरियंस और काम अच्छा करता है। तो ये क्लियर हुआ कि नीट इसमें इतना मैंडेटरी नहीं है, हाँ जारी हुआ है लेकिन कंपलसरी नहीं किया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बी फार्म की, तो बी फार्म का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो हेल्थ केयर सिस्टम में जो फार्मासिस्ट की वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फार्मासिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। तो अगर बी फार्म की बात करें, बैचलर ऑफ फार्मेसी, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप 12th पास आउट हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आप 12th पास आउट हो। उसके बाद इसमें जो आपका दिया हुआ होता है, देखिए फार्मेसी में क्या करते हैं, ड्रग बनाना और ड्रग सेल करना, डिस्पेंस करना, ये काम होता है किसका, एक फार्मासिस्ट का। उसके बाद अगर इसमें इसकी सैलरी की बात करूं फार्मासिस्ट की, तो वो 2 लाख से 4.5 लाख तक की इजीली कमा सकता है स्टार्टिंग में ही, और एक एवरेज मान के चले तो 2.5 लाख पर एनम एक फार्मासिस्ट अर्न कर सकता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि ड्यूरेशन कितना होता है, ये कोर्स 4 साल का होता है। उसके बाद अगर हम बात करें बैचलर इन फिजियोथेरेपी, जो कि 4 साल का कोर्स होता है फिजियोथेरेपी। उसके बाद अगर मैं फिजियोथेरेपी में बताऊं तो ये डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी होता है और दूसरा बैचलर इन फिजियोथेरेपी होता है। साथ ही साथ इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी होता है जिसे आप BOT बोल सकते हैं, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। देखिए बैचलर फिजियोथेरेपी का मतलब तो आप समझते ही हैं, यहाँ पे देखिए इमेज आपको जो दिखाई दे रही है, शो हो रही है, फिजियोथेरेपिस्ट। ये कौन है, आपका फिजियोथेरेपिस्ट है। अब फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए क्या करना होता है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। फिजियोथेरेपिस्ट है ये, और ये क्या कर रहा है, फिजियोथेरेपी कर रहा है पेशेंट की। मतलब जब बॉडी में ऐसा हो जाता है कि किसी के पैर में मोच आ गई या फिर किसी के हाथ में दिक्कत हो रही है, गुम चोट वगैरह हो जाती है, ज्यादातर जो फिजियोथेरेपिस्ट की जो वैकेंसीज निकलती हैं वो इंडियन आर्मी के लिए निकलती हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी जगह के लिए निकलती है जहां पे लोग बाग फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं और वहां से वो क्या हो जाते हैं, थोड़े बहुत अगर घायल हो जाते हैं या चोट लग जाती है तो फिजियोथेरेपिस्ट ही उनकी फिजियोथेरेपी करके उन्हें सही करता है, रिलीफ महसूस करवाता है। तो ये होता है फिजियोथेरेपी। तो ये क्या हो रही है, पेशेंट की फिजियोथेरेपी हो रही है जिसमें आपके बॉडी के मूवमेंट्स काम करें। उसके बाद अगर मैं बात करूं फिजियोथेरेपिस्ट की, हम बात कर रहे थे, तो इसमें जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, इसका मतलब क्या होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मतलब होता है कि जैसे कोई पेशेंट है और वो बोलने में असमर्थ है, कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो बोलने में असमर्थ होते हैं, तो वो लिख के बता सके कि वो क्या लिख रहा है, क्या बता रहा है, कैसे लिखे, ये सारा काम होता है किसका, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो होती है, स्पेशल टाइप की थेरेपी होती है जिसे DOT
बोलते हैं। तो शायद क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करूं आपको, जो फिजियोथेरेपी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी होता है वो आपका 4 साल का कोर्स होता है, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी तो वो 2 साल का कोर्स होता है। और अगर मैं बात करूं DOT की तो ये 3 से 4 साल का कोर्स होता है। तो अगर सैलरी की इसमें बात करें हम फिजियोथेरेपिस्ट की, तो इसमें आपकी सैलरी 19,000 से स्टार्ट हो जाती, मीन्स 19,000 से स्टार्ट होती है, 15 से 19,000 से। और इसकी जो पर ईयर की सैलरी जा सकती है वो 1 से 1.5 लाख रुपए हो सकती है। स्टार्टिंग में मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम आपकी इतनी सैलरी हो सकती है। और देखिए, अगर आप 20,000 से भी स्टार्ट करते हैं, 15,000 से भी स्टार्ट करते हैं और एक्सपीरियंस हो जाता है 1-2 साल में ही, काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, तो इसकी सैलरी 80,000 तक भी हो सकती है। बहुत स्कोप है फिजियोथेरेपिस्ट का, बहुत स्कोप है अपने यहाँ कंट्री में। व्हाट क्वालिफिकेशन डू यू नीड फॉर फिजियोथेरेपी? यूनिवर्सिटी डिग्री इज द मोस्ट पॉपुलर वे टू बिकम अ फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी डिग्री मतलब आप क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, या फिर आप बैचलर कर सकते हैं, या फिर आप BSc इन फिजियोथेरेपी कर सकते हैं जो कि 3 साल का कोर्स होता है। बैचलर 4 साल का, डिप्लोमा 2 साल का, और BSc इन फिजियोथेरेपी कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपका 3 से 4 साल का होता है। क्लियर हुआ? तो फिजियोथेरेपी आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें भी जो मिनिमम परसेंटेज चाहिए होता है वो 50% होता है। 50% आपके होने चाहिए 12th में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसमें मैंडेटरी सब्जेक्ट होते हैं। अगर मैं नेक्स्ट कोर्स की बात करूं तो वो है साइकोलॉजी। अब देखिए, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो आपके मन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, मीन्स किससे? आपके मनोचिकित्सक जो होते हैं उसी कैटेगरी में आ जाता है कौन? साइकोलॉजी। ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है। अब एक साइकेट्रिक होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूंगी। फिजियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। जो आपकी साइकोलॉजी होती है उसका मतलब क्या है? जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर, आपके माइंड की और आपके बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी को ही बोलते हैं साइकोलॉजी। अब देखिए, साइकोलॉजी जो होता है इसमें आप क्या कर सकते हैं? BA इन साइकोलॉजी, BSc इन साइकोलॉजी, BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी, BSc ऑनर्स इन साइकोलॉजी, इतने सारे कोर्सेज आप साइकोलॉजी के लिए कर सकते हैं। अब BSc ऑनर्स में क्या डिफरेंस होता है, BA और BA ऑनर्स में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्वालिफिकेशंस भी क्या बताऊंगी कि आप साइकोलॉजिस्ट कब बनेंगे। ये 12th के बाद आप कर सकते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th के बाद आप ये कर सकते हैं। 12th में आपके कम से कम 50% होने चाहिए और साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास मैंडेटरी सब्जेक्ट होने चाहिए 12th में। अब आप कर सकते हैं BA इन साइकोलॉजी, उसके बाद BSc इन साइकोलॉजी, BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी, BSc ऑनर्स इन साइकोलॉजी। अब BA और BA ऑनर्स में क्या फर्क होता है? दोनों ग्रेजुएशन कोर्स हैं, लेकिन जहां पे BA ऑनर्स आ गया इसका मतलब क्या है? इसमें आपको थीसिस वगैरह सबमिट करनी होती है। जैसे आपने देखा होगा PhD के टाइम थीसिस सबमिट होती है, मतलब एक सारांश पूरा कि आपने उसके अंदर क्या रिसर्च किया वो सबमिट होती है, चेक होती है। तो बहुत एक बोल सकते हैं अगर दोनों में हम कॉम्पिटिशन करें तो कहीं आपने अपनी डिग्री लगाई, ठीक है, एक BSc ऑनर्स वाला है, एक BSc नॉर्मल BSc वाला है, तो दोनों में से जो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी वो ऑनर्स वाले को मिलेगी, क्योंकि वो थीसिस भी सबमिट करता है और इसमें कम से कम 6 से 7 महीने एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो मान के चलिए अगर BSc साइकोलॉजी जो नॉर्मल है वो 3 साल का है तो ऑनर्स आपका 4 साल में ही कन्वर्ट हो जाएगा, 3.5 से 4 साल में ही कंप्लीट होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने बताया था साइकेट्रिस्ट और दूसरा साइकोलॉजिस्ट। एक साइकेट्रिस्ट होता है और दूसरा आपका साइकोलॉजिस्ट होता है। अब साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में दोनों में क्या फर्क है? तो साइकेट्रिस्ट मीन्स जो MBBS करने के बाद वो स्पेशल क्या करता है, आपके दिमाग से रिलेटेड इस में मास्टर्स करता है, वो बन जाता है साइकेट्रिस्ट। अब आ जाता है साइकोलॉजिस्ट। ये क्या करना पड़ता है? पहले ग्रेजुएशन की साइकोलॉजी से, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की साइकोलॉजी से, मास्टर्स की, उसके बाद PhD की साइकोलॉजी से, तब जाके वो कौन बनता है? साइकोलॉजिस्ट बनता है। और साइकेट्रिस्ट कौन होता है? जो आपका MBBS करने के बाद फिर उसके बाद वो मास्टर्स करता है, ठीक है, वो बन जाता है क्या? आपका साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? अब मैं बता देती हूँ दोनों का काम क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर और फार्मासिस्ट होता है, डॉक्टर ने दवाई लिखी, फार्मासिस्ट का काम है दवाई देना पेशेंट को। यही काम इसका होता है कि जो साइकेट्रिस्ट होता है वो इंस्ट्रक्शंस देता है, फॉलो करवाता है साइकोलॉजिस्ट। होप सो आपको एक क्लियर हो गया होगा साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इसमें सैलरी की, तो ये
एक साल में जो आपका साइकोलॉजिस्ट होता है 8 लाख तक भी कमा सकता है स्टार्टिंग में ही। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आ जाता है बायोमेडिकल। अब बायोमेडिकल कोर्स क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो कम से कम आपके 50% होने चाहिए 12th स्टैंडर्ड में, साथ ही साथ पीसीबी वाला भी कर सकता है और पीसीएम वाला भी कर सकता है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपके पास 12th में है तो भी आप कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आपके पास 12th में तो भी आप कर सकते हैं। 50% कम से कम इसमें परसेंटेज रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो ये कोर्स होता है ये आप कब कर सकते हैं, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, या तो वो स्टेट लेवल का हो सकता है या फिर वो किसका हो सकता है, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का भी हो सकता है। मेनली जो इसमें एडमिशन होता है वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही लिए जाते हैं। अगर सैलरी की बात करूं तो 4.5 लाख रुपए पर ईयर आप इजीली अर्न कर सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। एज अ स्टार्टअप जब आप करते हैं तो 4.5 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। अब मैं बता देती हूँ बायोमेडिकल। बायोमेडिकल का मतलब क्या होता है कि इसमें जब आप ये कोर्स करते हैं तो इसके अंदर आपको इंजीनियरिंग सीखनी होती है, ठीक है। जब आप इंजीनियरिंग प्लस बायोलॉजी दोनों चीजें इसमें आपको सीखनी होती है, बायो भी और दूसरी इंजीनियरिंग भी। वो किस लिए, देखिए बायो इसे करने के बाद आप बायोमेडिकल इंजीनियर बन सकते हैं, बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, बायोकेमिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये जो आपका कोर्स होता है सेमेस्टर वाइज होता है, 4 साल इसका ड्यूरेशन होता है, सेमेस्टर वाइज होता है, मतलब 8 सेमेस्टर होते हैं बिल्कुल। इसमें जो अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो सेम एज है किसकी तरह, फार्मेसी की तरह। एज अ फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको यही एलिजिबिलिटी चाहिए होती है कि 12th पास आउट हो, 50% से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी से हो। उसके बाद ये सेमेस्टर कोर्स होता है, 4 साल का होता है। तो ये करने के बाद भी आप अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। अब इसमें काम क्या होता है बंदे का, तो आपने देखा होगा जब आप टेस्ट वगैरह करवाने जाते हैं तो इन मशीनरीज पे आपके टेस्ट होते हैं, शो होते हैं। ईसीजी करवाने गए, सीटी स्कैन करवाने गए तो वो किस में होते हैं, मशीनरी में होते हैं। तो कभी आपने देखा एक फिजिशियन एक डॉक्टर ये मशीनरी संभाल रहा हो, या फिर एक जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है वो इनका काम कर रहा हो, तो इसके लिए एक टेक्नीशियन चाहिए जिसे जिन्हें कौन सा कोर्स करना पड़ता है, बायोमेडिकल, जो फिर किसका काम करते हैं, एज अ टेक्नीशियन काम करते हैं, ठीक है। ये मशीनरी वगैरह रेगुलेट करने का काम इन्हीं का होता है। होप सो आपको ये सारे कोर्सेज समझ में आ गए होंगे, कंप्लीट आपको पता चल गया होगा कि कौन से वो मेडिकल कोर्सेज है अगर आप मेडिकल के फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, विदाउट नीट आप कर सकते हो, जिसमें आप अपना बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।